हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स। वन शॉट एक बार में ही हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट आरओआई वाला चैप्टर है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको बहुत कम टाइम देना होगा इस चैप्टर को और ये आपको काफी अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो अगर आपका जीरो लेवल है, अगर आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा इस चैप्टर को, यू जस्ट नीड टू वॉच दिस वन शॉट, यू जस्ट नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस विद मी इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन एंड यू आर डन। आपका नीट और जेईई मेंस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस चैप्टर का, राइट। तो चलो इसी प्रॉमिस के साथ में मैं शुरू करना चाहूंगा हमारी आज की ये क्लास। सबसे पहले दो चीजें आप लोग मुझे बता दो चेक करके। पहला, क्या मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है सभी बच्चों को? ठीक है। और दूसरा, क्या क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? आवाज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें चेक कर लो, कमेंट्स के अंदर बता दो कोई दिक्कत है तो। जो नए बच्चे हैं वो इधर उधर यूट्यूब पर कभी कभार बिखरे हुए मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि बेटा नीट और जेईई मेंस के अंदर सिलेक्शन तभी होता है जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो। तो मेरे सारे के सारे लेक्चर्स विथ दियर पीडीएफ एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, एक अरेंज्ड मैनर के अंदर आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट www.physicsman.in पर, जैसे हमारा मोस्ट वांटेड कोर्स, राइट। अब ये वाला जो कोर्स है इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को वन शॉट खत्म करते हैं और मैं ये खास ख्याल रखता हूं कि हर वन शॉट जो है वो 2 घंटे से भी कम समय का हो, ताकि हर बच्चा इस वन शॉट को देखे, उसमें इतनी हिम्मत आए कि हाँ यार 2 घंटे तो मैं सर के साथ में पढ़ाई कर ही सकता हूँ। इसके बाद में फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर 1 या 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन हो सकते हैं, जिनमें मेरा प्रयास रहता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उस सारे के सारे आपको सॉल्व करवाए जाएं, ताकि एग्जाम में जब आप जाओ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आपका देखा हुआ ना हो। तो ये सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव वे है। आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे मोस्ट वांटेड कोर्स के थ्रू, तो मात्र 40 से 50 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें लगभग एक चैप्टर को खत्म करने में 4 घंटे का समय लगता है। एंड मैं गारंटी देता हूं आप 160 प्लस का स्कोर ला सकते हो, इवन इवन इन दीज 40 to 50 डेज, राइट। बाकी फिलहाल के लिए तो रेडी हो जाओ, अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। हैशटैग फिजिक्स मैन कमेंट्स के अंदर लिख दो फटाफट से। हम शुरू कर रहे हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक, चलो। तो सर इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होगी? एक ऐसे फिनोमिना के साथ में होगी जिसने एक बार के लिए फिजिक्स को तोड़ कर रख दिया था। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हमें हुई थी लाइट के बारे में कि लाइट इज अ वेव। हमने इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया, हमने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया और ये स्टैब्लिश कर दिया कि लाइट इज अ वेव। और भाई साहब जी फिर आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि तहस नहस करके रख देते हैं, क्योंकि अगर आप वेव नेचर के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने जाओगे, आप मुंह की खा के आओगे। मतलब आप एकदम उल्टे अजम्पशंस, उल्टे प्रिडिक्शंस लगा रहे होंगे वेव थ्योरी के आधार पर। तो ये पूरी जो इंटरेस्टिंग कहानी है इसको मैं सबसे पहले समझाता हूं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैसे करी जाती है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फोटो सेंसिटिव मेटल से बनी हुई प्लेट लेते हैं, ठीक है, और इस प्लेट से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने प्लेट ली है, ठीक है, यहां पर अलग कलर से बना देता हूं थोड़ा सा। ये जो हम लोगों ने प्लेट ली है, इट इज मेड ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मेटल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर सबसे पहले रख देते हैं, ताकि कोई और इंटरेक्शन ना हो, किसी और तरीके का इंटरेक्शन यहां पर ना हो, ठीक है। तो ये हमारी एक वैक्यूम ट्यूब हो गई, इसके अंदर हम लोग इसको रख देते हैं। ठीक है सर, आप जैसा जैसा कह रहे हो वैसा वैसा करते चले जाएंगे।
अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, लाइट सोर्स का यूज किया जाता है। तो यहां पर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, और यहां से आप जो वेव्स हैं वो इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो, रेज इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ आपका डिजाइन होता है इसका, ठीक। इस तरीके से ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इसकी दो प्रॉपर्टीज आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एक जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो हम फ्रीक्वेंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो वी कैन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और वी कैन डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, मतलब हम कलर को स्विच कर सकते हैं। रेड कलर है सबसे कम फ्रीक्वेंसी, हम उसको येलो बना सकते हैं, हम उसको ग्रीन बना सकते हैं, हम उसको वायलेट बना सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हम लोग इसकी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में इंटेंसिटी भी हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी को भी हम लोग अप या फिर डाउन कर सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है कि हमने जो लाइट सोर्स यूज किया वो कितने वॉट का है, तो हम 100 वॉट का यूज कर सकते हैं, 200 वॉट का यूज कर सकते हैं, 300 वॉट का लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं। उसकी ब्राइटनेस बेसिकली उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो आइडिया ऐसा है कि जैसे ही आप ये जो रेज हैं ये फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिट होते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है, तो जैसे यहां से आप करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इतने ज्यादा एनर्जी के साथ में बाहर निकलेंगे कि वो मूव करते 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 अपने आप दूसरे एंड तक पहुंच सकते हैं। बट हर इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं है, उन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और हम एनर्जी कैसे देंगे, तो हम इस तरफ भी एक मेटल की प्लेट लगा देंगे और एक सर्किट को हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे पाए। तो यहां पर एक एक्सटर्नल सर्किट हम लोगों ने बनाया और इस एक्सटर्नल सर्किट को नॉर्मली अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी है तो जो फोटो सेंसिटिव प्लेट थी है उसको लोअर पोटेंशियल के ऊपर और जो दूसरी वाली प्लेट है उसको हायर पोटेंशियल के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये जो वोल्टेज हम लगाते हैं, ठीक है, ये वोल्टेज जो है ये कहलाता है आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने का काम करता है। जिस प्लेट को आपने लोअर पोटेंशियल के ऊपर कनेक्ट किया है वो कहलाती है कैथोड प्लेट, ठीक है, और जिसको आपने हायर पोटेंशियल पर कनेक्ट किया है पॉजिटिव साइड पर वो कहलाती है एनोड प्लेट। तो अब हमारा आइडिया बहुत सिंपल है कि हम जैसे लाइट इंसिडेंट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से ही, उनके पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बाहर निकलते समय बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, पहुंच जाएंगे दूसरी प्लेट के ऊपर, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे उनको हम बाहर से एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करके दूसरे एनोड प्लेट तक पहुंचा सकते हैं और सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट एक करंट फ्लो होते हुए नजर आएगी एंड दिस करंट विल बी नोन एज फोटो करंट। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे। तो ऐसा हमने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना बेटा कि अगर हम कैथोड को लोअर पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं, ठीक है, लोअर पोटेंशियल के ऊपर, और एनोड को हायर पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं, हायर पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। वो एक्सेलरेट करने का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, मान लो कैथोड को तो आपने कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल के ऊपर, तो बेचारे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उनको ये अट्रैक्ट करने लग जाएगा, है ना, अगर इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे तो। और एनोड को अगर आपने कनेक्ट कर दिया मान लो लोअर पोटेंशियल से, मतलब ये रिपेल करने लग जाएगा,
तो अब बेसिकली आपने जो बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम कर रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे अपन इसको? रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलेंगे। हम दोनों ही साइड में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए, ठीक है, ढंग से इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसको एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो एक तरफ तो हमने ड्रॉ कर लिया, किसको? करंट को ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर तो हमारी फोटो करंट है जिसको हम लोग ड्रॉ करने वाले कि कितनी फोटो करंट फ्लो होने वाली है, और यहां पर हो जाएगा हमारा वोल्टेज, ठीक है। तो अगर वोल्टेज पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वोल्टेज नेगेटिव है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के केस में साइन कन्वेंशन है कि इसको पॉजिटिव लिया जाए, और रिटार्डिंग पोटेंशियल के केस में साइन कन्वेंशन है कि इसको नेगेटिव लिया जाए, ठीक है। तो सर मान लो हमने शुरुआत में कोई वोल्टेज लगाया ही नहीं, तो आपने क्या कहा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतने जोशीले होंगे, इतने ज्यादा एनर्जी वाले होंगे कि वो खुद से ही पहुंच जाएंगे एनोड पर और फोटो करंट हमें मिलने लगेगी। मतलब अगर आप 0 वोल्टेज लगाते हो तो भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते हुए नजर आती है। हां, अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करोगे और उसे बढ़ाते चले जाओगे तो फिर ये जो करंट है इसका अमाउंट भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में फिर क्या हो जाता है, ये सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो करंट है ये कहलाती है आपकी सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे तुमने धक्का लगा लगा के सारे इलेक्ट्रॉनों को एनोड तक पहुंचा दिया। अब सारे इलेक्ट्रॉन अगर एनोड तक पहुंचने लग गए तो कोई बचा ही नहीं। तो अब आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाओगे भी ना तो भी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिसको धक्का देने की जरूरत है, सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एनोड तक, तो आपको करंट जो है वो सैचुरेट होते हुए नजर आएगी। अब अपोजिट साइड में आते हैं कि मान लो चलो हम सर कैथोड को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर देते हैं, एनोड को लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर देते हैं, अब इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम करते हैं। तो जो अपने आप पहुंच रहे थे इलेक्ट्रॉन, तुम उन इलेक्ट्रॉनों को भी रोकने का काम करोगे तो धीरे 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 करंट कम होती जाएगी, होते 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 एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पर करंट 0 हो जाएगी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो कि एनोड तक पहुंच पाए। एनोड पर पहुंचने से पहले पहले सारे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी होगी। तो ये जो वोल्टेज है ये कहलाता है आपका स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं अपन इसको। और ये पूरा का पूरा जो फिनोमिना है ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आया समझ में सबको? चलो सर ये तो बहुत अच्छा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सर इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? तो अब अपन क्या करने वाले हैं, हम जो दो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं हम देखने वाले हैं उनका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी का इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, और मैं देखना चाहूंगा कि इंटेंसिटी का यहां पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज नोन एज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। बहुत मजेदार है और यहीं से गड़बड़ होना चालू हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ध्यान से समझना। तो हमने देखा और अभी हमें कारण नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बस हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम तो इंटेंसिटी को बढ़ा के देख रहे हैं, घटा के देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा पॉइंट नंबर 1 हमने देखा कि जो सैचुरेशन करंट है, जो सैचुरेशन करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। पहली चीज, जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो सैचुरेशन करंट जो है वो अपने आप बढ़ जाती है, राइट। दूसरी चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है रिमेन्स
अनअफेक्टेड। ये बहुत सरप्राइजिंग है यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंटेंसिटी बढ़ाने का या घटाने का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो समझो, ग्राफ के अंदर कैसे शो करेंगे, तो मैं एक बार के लिए इसी ग्राफ को कॉपी कर लेता हूं यहां से। ठीक, चलो तो देखो, आपने मान लो किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी आई पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। मान लो आपने किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी फाई ले लो एक बार के लिए, फाई पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, फाई 1 पर। अब आपने क्या करा, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। तो जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे ना, तो आपकी जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ जाएगी। देखो सैचुरेशन करंट आपकी ऊपर आ गई, ठीक है। और ग्राफ जो है उसकी जो पूंछ है वो अभी भी आपको वहीं पर मिलेगी। अगर आप इंटेंसिटी को घटा दोगे तो आपका सैचुरेशन करंट जो है वो घट जाएगा, ठीक है, सैचुरेशन करंट घट जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली अभी भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा होगा वो आपको सेम मिलेगा। तो अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ गई, और अगर आप इंटेंसिटी को घटा देते हो तो सैचुरेशन करंट भी घट जाती है। तो यहां पर फाई 2 जो है वो तो फाई 1 से ज्यादा है, और फाई 3 जो है वो फाई 1 से कम है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट बढ़ गई, इंटेंसिटी घटाने पर सैचुरेशन करंट घट गई। बट तीनों ही केसेस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एज इट इज सेम मिल रहा है हमें। आप चाहो तो एक अलग से ग्राफ भी बना सकते हो, किस किस के बीच में, आप चाहो तो एक अलग से ग्राफ भी बना सकते हो सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो यहां पर आपने सैचुरेशन करंट को ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहां पर आपने वोल्टेज, सॉरी, यहां पर आपने इंटेंसिटी को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा और हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हमेशा इस तरीके ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। मतलब सैचुरेशन करंट जो है वो आपको इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी अपन बाद में देखेंगे, बट हमें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा होते हुए दिखाई देता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हम तो जस्ट वो डिस्क्राइब कर रहे हैं जो हो रहा है। तो मुझे यहां तक बताओ, यहां तक की चीजें आई ना समझ में एकदम अच्छे से, यहां सर ये तो एकदम बढ़िया हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि सर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो सर इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना, बार बार कर चुके हैं अपन, काफी सारे चैप्टर्स के अंदर देख चुके हैं, पर यूनिट टाइम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर, क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो इसकी जो एस आई यूनिट होती है, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, इसकी एस आई यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे इंटेंसिटी का इफेक्ट, क्या क्या फर्क पड़ता है इंटेंसिटी का वो हमें पता चल गया, ठीक है ना। अब अपन देखना चाहेंगे हमारा दूसरा इफेक्ट, और ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, इसमें तो मजा ही आ जाएगा आपको। दूसरी चीज जिसे हम कंट्रोल कर सकते थे, दिस इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मजा आ जाएगा आपको। सबसे सरप्राइजिंग चीज हमें पता है क्या मिलती है इसमें, पॉइंट नंबर 1, सबसे सरप्राइजिंग चीज, देयर एग्जिस्ट नो फोटो इलेक्ट्रिक emission is
observed below a certain frequency which is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है ना, और ये हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है ना। दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is different for different metals। अलग अलग मेटल्स के लिए आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको अलग अलग नजर आएगी, मतलब ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। पहली चीज तो ये कि अगर इससे कम होगी फ्रीक्वेंसी तो हमें कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। अरे यार ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। एक और चीज कि चलो मान लो सर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, ठीक है, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मान लो, ठीक है सर, चलो आपने कहा हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर दी फ्रीक्वेंसी, अब क्या होगा? अब हम देखेंगे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? फ्रीक्वेंसी के। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक सरप्राइजिंगली जो सैचुरेशन करंट है इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। जो सैचुरेशन करंट है will remain unaffected, उसके ऊपर आपको कोई भी फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व करी जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखते हो, क्या क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है ना। तो सर इसको भी हम लोग ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हैं, बिल्कुल शो कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं यहां पर ताकि इसी पेज के अंदर इसको समेटा जा सके, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस हो चुका है हमारे पास में। तो अब देखो, इसी को अगर अपन ग्राफ के ऊपर शो करना चाहें तो पहले तो अपन ये वाला ग्राफ देखते हैं कि सर इस ग्राफ के अंदर हमें क्या क्या नजर आएगा। ठीक, तो हमें क्या नजर आएगा कि सैचुरेशन करंट जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बट जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, ठीक है, तो सैचुरेशन करंट तो ऑलमोस्ट क्या रही, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है, बट जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो V1 था और यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है। ये फ्रीक्वेंसी न्यू1 थी और ये फ्रीक्वेंसी न्यू2 है। तो जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, आपने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, बट सैचुरेशन करंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रही। और अगर आप
इंडिविजुअल ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, कि मान लो एक ग्राफ सर हम डायरेक्ट इसी के बीच में ड्रॉ कर देते हैं कि एक तरफ हम ले लेते हैं यहां पर, एक तरफ हम ले लेते हैं यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और एक तरफ हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, और हम तो सर इन दोनों के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी? अप टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो ये फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट 1, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो इससे कम फ्रीक्वेंसी पे तो जाना ही नहीं है, इससे राइट हैंड साइड पे ही जाना है। जब इससे राइट हैंड पर जाते हो तो आपको ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आता है ऐसा। मान लो ये आपका मेटल 1 है, अगर आप मान लो कोई दूसरा मेटल लेते तो दूसरे मेटल के लिए सर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग मिलती, ये दूसरे मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बट अगेन जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते तो सरप्राइजिंगली ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता एज एक्सपेक्टेड, बट एक और चीज यहां पर आपको होते हुए नजर आएगी कि सर दोनों की जो स्लोप है ना वो सेम रहेगी, मतलब यहां पर जितना एंगल बन रहा है थीटा, यहां पर भी उतना ही एंगल बनेगा, मतलब जो स्लोप है वो भी सरप्राइजिंगली यहां पर क्या रहती है, सारे के सारे मेटल्स के लिए सेम रहती है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए जानना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे आप दोनों ग्राफ की टर्म्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है, ठीक है, आया समझ में। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आपने ये पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में बिठा लिया ना तो आपका चैप्टर तो यहीं खत्म है। किस चीज का क्या फर्क पड़ता है, दैट इज दिस चैप्टर, कि जब आप रेडिएशन डाल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो मेटल से, तो वो जो एमिशन हो रहा है उसमें जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ये चीज आपने देख ली, अच्छे से समझ ली, देन यू आर डन। अब आपका काम रह गया कि सर ये जो एक्सपेरिमेंट में हमें नजर आ रहा है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसको वेव थ्योरी के आधार पर समझाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर मान लो हम एक्सप्लेनेशन देना चाहें, on the basis of वेव थ्योरी, अगर मान लो हम वेव थ्योरी के आधार पर जो भी कुछ हो रहा है उसको अगर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते तो क्या होता, हम क्या क्या प्रिडिक्ट करते और हमारे रिजल्ट्स हमसे मैच करते हैं या नहीं करते, ठीक है ना। तो चलो पहली चीज कि सर वेव थ्योरी में जो इंटेंसिटी होती है वेव थ्योरी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वेव थ्योरी में लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, ई नॉट, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेव थ्योरी के अंदर, है ना, होता है। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, मान लो आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब जो पुश करने वाला फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कि उसको खींच के बाहर निकाल रहा है, वो फोर्स भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। ज्यादा एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ज्यादा एनर्जी के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसको रोकने के लिए जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज्यादा होगी। तो हमारा लॉजिक ये कहता है वेव थ्योरी के आधार पर कि वेव थ्योरी में क्योंकि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लॉजिक ये कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते हुए नजर आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते हुए नजर आएगी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होते हुए नजर आना चाहिए। तो ये कहता है आपका लॉजिक, ये कहता है आपका लॉजिक। आपके लॉजिक के हिसाब से तो ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपके वेव थ्योरी के आधार पर इंटेंसिटी जब बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है? नहीं होता ना, ठीक है। बट हमने देखा, बट इट डज नॉट हैपन इन एक्सपेरिमेंट्स। हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये पहला कील साबित हुआ वेव थ्योरी के ताबूत में कि पक्का वेव थ्योरी भाई साहब इनकम्प्लीट है। वो तो कुछ और प्रिडिक्ट कर रही है और हमें एक्सपेरिमेंट में जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। ठीक है भाई साहब, एक तो चीज ये हो गई। और देखो एक और कमी बताता हूं मैं, अगर आप वेव थ्योरी के आधार पर चलोगी तो वेव थ्योरी के आधार पर चलने पर आप देखोगे कि सर मान लो, चलो इसको तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ठीक है, मान लो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मान लो, ठीक है, बट स्टिल है तो सही ना, ठीक है, स्टिल इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ मेटल with a time lag, with a time lag। क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर रेडिएशन डाल रहे हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हो तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में फोर्स लगते 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 मेटल की सरफेस से बाहर आ जाना चाहिए। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगेन ये तो हमारा प्रिडिक्शन है, लेकिन हमने देखा बट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट when frequency is less than threshold frequency, ठीक है ना, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व्ड। तो यहां पर भी हमारी जो वेव थ्योरी है वो कंप्लीटली फेल हो गई। तो ये रिजल्ट डिस्कस हो चुका है कि नाउ दिस वेव थ्योरी इज कंप्लीटली फेल्ड। जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, जो हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया उसको वेव थ्योरी के आधार पर समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेव थ्योरी की जो प्रोडिक्शन है ना वो तो जस्ट अपोजिट है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके। तो पता है जब साइंस के अंदर ऐसा होता है ना तो वो बहुत रिमार्केबल माना जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी
किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसका मतलब कोई नई चीज डिस्कवर होने वाली है। और ऐसा ही हुआ था यहां पर। हर बार की तरह यहां पर भी हमें बचाने आए हमारे श्री श्री 1008 श्री आइंस्टीन महाराज। तो आइंस्टीन महाराज आते हैं और वो बोलते हैं यार छड्डो यार, क्या वेव थ्योरी लगा रखा है, छड़ो, ठीक है, अपन एक नई थ्योरी बनाते हैं लाइट के लिए, दैट इज फोटोन थ्योरी, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने कहा कि इस फोटोन थ्योरी, और बेसिकली आइंस्टीन ने नहीं, पहले प्लैंक ने दे दी थी ये थ्योरी, है ना, आइंस्टीन ने इस प्लैंक थ्योरी का यूज किया था, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो ये माना जाता है कि लाइट इज a stream of energy packets, और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोला जाता है बेटा? एक सेकेंड, कुछ दिक्कत हो गई, सोचते ही दिक्कत हो गई, गर्म हो गया आईपैड। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, देखते हैं कितनी देर काम करता है। तो लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और इन एनर्जी पैकेट्स को ही क्या कहा जाता है? कॉल्ड फोटोन्स। इनको ही क्या कहते हैं अपन? फोटोन्स कहते हैं, ठीक है। और जो फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, वो आइदर लिखी जा सकती है h टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और इट कैन बी रिटन एज एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। जब आप न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो h और c की जगह आप लिख सकते हो 1240 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लेमडा। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर काफी यूज आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन काफी आसान बना देगा, ठीक है ना। तो ये होती है फोटोन की एनर्जी, है ना। एच और सी को हमने पहले कैलकुलेट करके रख लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ठीक है। जो फोटोन है वो मासलेस होता है, चार्जलेस होता है, बट मैं पहले भी बता चुका हूं कि इवन मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल्स कैन हैव मोमेंटम, ठीक है। बट स्टिल जो मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होगा वो हो जाएगा आपका एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड। नॉर्मली लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है फोटोन, तो ई डिवाइडेड बाय सी। ई डिवाइडेड बाय सी को आप चाहो तो एच अपॉन लेमडा भी लिख सकते हो। ये हो गया इसका मोमेंटम, इतना मोमेंटम कैरी करता है। मान लो कोई सोर्स है, ठीक है ना, तो सोर्स की जो पावर है वो हमें कितनी दे रखी है? P दे रखी है। और सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो हमें मान लो फाई दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि बताओ नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने बाहर निकल रहे हैं, मतलब फोटोन्स का नंबर बताओ, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो देखो पावर का मतलब क्या होता है सर? पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, दैट इज पावर, ठीक है। तो सर हम क्या करते हैं जो पावर है वो बेसिकली एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है उसको डिपेक्ट कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है वो हमें पता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर देंगे किससे? एनर्जी ऑफ फोटोन से। तो हमें पता पड़ जाएगा कितने फोटोन पर सेकंड निकल रहे हैं। अब सर एनर्जी ऑफ फोटोन को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो P
डिवाइडेड बाय एच न्यू। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो पी टाइम्स लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी। डायरेक्ट क्वेश्चंस करने में आपको मदद करेंगे सवाल, राइट। या फिर अगर आप इंटेंसिटी की टर्म्स में लिखना चाहो तो सर इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हमें एरिया भी दिया जाएगा कि इतने इतने एरिया से बताओ पर यूनिट टाइम कितने। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो इंटेंसिटी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, वापस से पावर आ जाएगी। फिर बाकी चीजें वो की वही है कि पावर के नीचे या तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखी है उसको रख सकते हो, या फिर पावर फाई इंटू ए इज नथिंग बट पावर, उसके नीचे आप एच इंटू न्यू को रख सकते हो, या फिर फाई इंटू ए इंटू लेमडा, इसके नीचे आप किसको रख सकते हो, एच इंटू सी को रख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं जहां पर आपको नंबर ऑफ फोटोन्स कितने बाहर निकल रहे हैं ये पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हथियार के तौर पर बहुत काम आने वाला है। मैं इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाने वाला हूं क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो सर ये तो आपने फोटोन की प्रॉपर्टी बताई है, एक्चुअल में ये जो फोटोन पिक्चर आपने बनाई है इसके आधार पर क्या हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और आइंस्टीन ने एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन दी थी, तो उन्होंने एक सिंपल हिसाब किताब लगाया। उन्होंने बोला कि मान लो आपका केस नंबर 1 है कि मान लो, ठीक है, आपकी जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है, इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, ठीक है। मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क अब बोलोगे सर वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ मेटल सरफेस। इसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कुछ मिनिमम रिश्वत तो देनी पड़ेगी द्वारपाल को, तो वो जो मिनिमम रिश्वत देनी पड़ती है, मिनिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है कि भाई इतनी तो होगी खर्च, उसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर मान लो जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो फोटोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप बोलोगे सर 2 फोटोन नहीं ऑब्जर्व कर लेगा इलेक्ट्रॉन, मान लो एक फोटोन की एनर्जी आधी है वर्क फंक्शन की, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन इंतजार करेगा, 2 फोटोन एब्जॉर्व कर लेगा, नहीं। ध्यान रखना फोटोन थ्योरी में फोटोन का एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, राइट। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम है देन इलेक्ट्रॉन will not absorb this photon and photoelectric emission will not happen, होगा ही नहीं। क्या ऐसा होता था हमारे एक्सपेरिमेंट में? हाँ यार होता तो था, ठीक है। अब देखो इसको अपन और मैथमेटिकली भी देखते हैं कि सर एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब क्या होता है, एच इंटू न्यू, इट शुड बी लेस देन वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम एक बार के लिए क्या लिख देते हैं, फाई लिख देते हैं। यहां पे पहले इंटेंसिटी को फाई लिखा था, अभी वर्क फंक्शन को फाई लिख देते हैं। तो फाई हमारा वर्क फंक्शन हो गया। तो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन पाई अपॉन एच, so this phi upon h is behaving like our threshold frequency. This is our threshold frequency. कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम है हमारी फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तो फिर कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है, फाई अपॉन एच के इक्वल होती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप एक उल्टा कॉन्सेप्ट निकाल के लाओ तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर एच सी अपॉन लेमडा जो है, ठीक है, इट शुड बी लेस देन
फाई, यानी कि लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन एच सी अपॉन फाई। तो यहां पर ये जो एच सी अपॉन फाई है, दिस एच सी अपॉन फाई, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इससे कम नहीं हो सकती आपकी फ्रीक्वेंसी। इससे कम होगी इसका मतलब कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है। इससे ज्यादा अगर हुई वेवलेंथ, लेमडा इससे ज्यादा हुआ अगर फोटोन का, तो फिर कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो यहां से एक और चीज आपको पता पड़ गई कि लेमडा टीएच है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करके भी कोई चीज होती है, वो आपको पता पड़ गया कि सर लेमडा टीएच जो होती है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होती है, एच सी अपॉन फाई के इक्वल होती है। अगर आप वेवलेंथ की टर्म्स में बात करोगे तो वेवलेंथ इस वेवलेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में सबको? फ्रीक्वेंसी मिनिमम कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, वेवलेंथ मैक्सिमम कि इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। दिस इज और केस नंबर 1। तो यार इसने तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलो एक चीज तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, अब दूसरी चीज के पीछे बढ़ते हैं। ठीक है सर, दूसरी चीज के पीछे चलो आ जाओ। कि मान लो, दिस इज और केस नंबर 2, कि मान लो कि फोटोन की जो एनर्जी है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में। इसका मतलब फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड, है ना, इसका मतलब फोटोन का एब्सॉर्प्शन होगा, फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड। चलो भाई एक चीज तो हो गई हमारी। अच्छा, फोटोन अगर एब्जॉर्ब होगा तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो खर्च करके आ गया। ठीक है, अब जो बाहर आने पर उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इतनी एनर्जी के साथ में वो बाहर आ सकता है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? सर बहुत आसान है, हिसाब किताब ही तो रखना है। उसने एब्जॉर्ब करी थी फोटोन की एनर्जी और उसने खर्च कर दी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी, तो जो इनका डिफरेंस होगा इतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ में, हो सकता है और भी इधर उधर कहीं खर्च कर दे, बट इतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ में वो बाहर आ सकता है। इससे ज्यादा एनर्जी कभी भी नहीं होगी जब वो बाहर आएगा, इससे कम हो सकती है क्योंकि मान लो कि इधर कहीं इधर उधर और खर्चा हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी एनर्जी नहीं हो सकती जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए इक्वेशन, सारी आगे की इक्वेशन इसी से बनी है। चलो सर मान लो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी के साथ में बाहर आ गया, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी। अब अगर हमें इसे रोकना है तो हमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है, और सारी की सारी एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, वो पहुंचेगा ही नहीं एनोड पर। तो तीसरी चीज हमें पता चली कि अब हमने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो सकती है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकती है, यानी कि वो इस डिफरेंस के इक्वल हो सकती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। दिस इज योर सुपर इक्वेशन, सारी की सारी चीजें आपने इसी के आधार पर एक्सप्लेन करनी। अब इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे मान लो इसका एक वेरिएशन आपको मिलेगा कि E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू H टाइम्स न्यू ऑफ फोटोन माइनस फाई। ठीक है, यानी कि यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, H अपॉन ई टाइम्स फ्रीक्वेंसी न्यू माइनस फाई अपॉन ई। और अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे सर, एक तरफ तो हम लोग रख लेते हैं किसको, एक तरफ तो हम लोग रख लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस पर, ठीक है,
और एक तरफ हम रख लेते हैं किसको सर, एक तरफ हम रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू को। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, जब हम फ्रीक्वेंसी को 0 रखेंगे, है ना, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कितना मिलेगा, -φ/e। मतलब ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी, यहां से होगी। दिस इज -φ/e, ठीक है। बट हमें पता है कि हमें फ्रीक्वेंसी को तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अब ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहां पर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को 0 रख देंगे। तो जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल को 0 रखोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, φ/h हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज φ/h। यहां से तो आपके ग्राफ की शुरुआत होगी, इसके बाद में तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा। इससे पहले तो आपको चाहिए नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इससे आगे आप चले जाओगे तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर ग्राफ नजर आएगा। अब सबसे बड़ी बात कि सर इसकी जो स्लोप होगी यहां पर, ये जो यहां पर थीटा बन रहा है, तो सर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो tan थीटा होगा, स्लोप होगी, वो हो जाएगी h/e। और ऐसा ही तो होता था कि यार ये तो हर मेटल के लिए आपको कांस्टेंट नजर आएगी, कांस्टेंट फॉर एवरी मेटल। और यही तो चीज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी थी। तो इतना सटीकता के साथ में आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो एक्सप्लेन करती है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इतनी सटीकता के साथ में। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप कोई और मेटल लोगे उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, बट ये जो tan थीटा है वो तो h और e का रेशियो है, और h और e दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आप लोग इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना वो इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपको ये वाला फॉर्मेट जो है वो ध्यान रखना है, इससे जो चाहे जो बना लेंगे अपन, है ना। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जिसके ऊपर मैंने डबल टिक लगाया, और कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी के आधार पर बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, एंड दैट वाज द ग्रेट सक्सेस। बाय द वे आप लोगों को पता नहीं होगा, आइंस्टीन को इसी के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के एक्सप्लेनेशन के लिए, इनकी फोटोन थ्योरी वाला जो एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। समझ रहे हो आप, है ना। ठीक है, लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में। तो ये हुई हमारी आइंस्टीन्स इक्वेशन, जिसके ऊपर बेस्ड हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर, बहुत सारे, चिंता मत करो, ठीक है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले हथियार की तरफ। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है डी ब्रॉगली। हम यहाँ पे इंडिया में इनको डी ब्रॉगली बोलते हैं, बाहर प्रोनाउंस किया जाता है डी ब्रॉय, ठीक है ना, फ्रेंच थे शायद ये, है ना। तो ये भाई साहब और खतरनाक आदमी, ये बोलते हैं कि अगर जिसको तुम वेव समझ रहे थे आज तक, जिसने इंटरफेरेंस शो किया, डिफ्रैक्शन शो किया, मतलब वो वेव तो है, कंफर्म वेव है, ठीक है, बट जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बारी आई तो तुम्हें मजबूरी में उसे पार्टिकल मानना पड़ा। तो तुमने लाइट के लिए तो ये इस्टेब्लिश कर लिया कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। ठीक, दोनों तरीके से बिहेव करती है लाइट, मतलब उसका नेचर जो है वो डुअल नेचर है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स रखा गया। तो बोला कि जब लाइट ऐसा कर सकती है तो सारी चीजें ऐसा कर सकती है, फिर तो आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिन्हें आज तक तुम पार्टिकल समझते आए हो सकता है वो भी वेव्स की तरह बिहेव करते हो, और उनका नाम उन्होंने रखा मैटर वेव्स। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, मतलब उस टाइम पर कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जिसको आज तक आप पार्टिकल समझ रहे हो, ठीक है, जिनका प्रॉपर आपको मास पता है,
m, जिनकी प्रॉपर आपको वेलोसिटी पता है, v, या कह लो कंबाइनली जिनका आपको मोमेंटम पता है, दैट इज p इज इक्वल टू m इंटू v। या मोमेंटम को आप एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहोगे तो √2 इंटू एम इंटू एनर्जी ई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दीज पार्टिकल्स कैन शो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपको वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इनकी जो वेवलेंथ होगी उसको कहा जाएगा डी ब्रॉय वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कि जब ये अपनी वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे तो इनकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे हमने फोटोन की निकाली थी, राइट। तो लैम्डा हो जानी चाहिए हमारी, तो इट कैन बी रिटन एज h अपॉन मोमेंटम p। मोमेंटम को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, h अपॉन m v लिख सकते हो, या फिर एनर्जी की टर्म्स में लिखोगे तो आप h अपॉन √2m e लिख सकते हो। अगर मान लो आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को आपने पक्का एनर्जी कैसे दी होगी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, उसको एक्सेलरेट किया होगा। तो चार्ज पार्टिकल के लिए लेमडा को आप फर्दर स्पेसिफाई कर सकते हो, h अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा 2m q इंटू जो भी उसका चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। और अगर मान लो आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, मान लो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसको आपने एनर्जी कैसे दी होगी, टेम्परेचर के थ्रू दी होगी। जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी आपकी 2 इंटू एम। तो अगर आप सिंगल पार्टिकल की बात करते हो तो उसकी एनर्जी होती है 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा h अपॉन रूट के अंदर 3m/k/T। ऐसे आप लिख सकते हो न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए। तो ये तो खैर अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हमसे सवाल पूछा जाएगा उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ऊपर चिंता करने की बात है नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना। और इन्हीं का नाम रखा गया दीज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स। इन्हीं वेव्स को क्या कहा जाता है बेटा, मैटर वेव्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो इनका हाइपोथेसिस था। फिर उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे ये इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ यार वाकई जो वेव कैरेक्टरिस्टिक है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कहा जाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं अपन इसको, इसको कहते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या बला है, तो ध्यान रखना बेटा, इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which demonstrated wave characteristic of an electron। क्या हुआ था भाई इस एक्सपेरिमेंट में, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट, in this experiment electron was found to exhibit diffraction। आपको इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करता हुआ नजर आया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। when a beam of high energy electrons
एट वोल्टेज 54 वोल्ट। एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता, एक बार मैं देख लेता हूं। एक सेकेंड रुको। अरे किथे गया डेविसन जर्मर? अरे डेविसन जर्मर किथे गया तू? अच्छा एग्जैक्टली वो जो बोर्ड बोर्ड के लेवल पर अपन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रखते थे ना, वैसा कुछ नहीं करना हमें, है ना। इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसका जो मेन डेटा है वो ध्यान रखना है। तो वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि 54 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। तो एट वोल्टेज 54 वोल्ट, जब 54 वोल्ट पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना, 54 वोल्ट पर एक्सेलरेट किया गया था इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। तो व्हेन अ बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जिनको 54 वोल्ट पर एक्सेलरेट किया गया था, आर bombarded at a nickel crystal। अब निकल क्रिस्टल का ही यूज क्यों किया गया भाई? इसलिए क्योंकि जो निकल है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर की आपकी इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैटर वेव्स एग्जिस्ट करेंगी तो उनकी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो ऐसे हमने दिमाग लगाया कि चलो यार एक बार एक काम करते हैं, निकल क्रिस्टल के ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को, ठीक है, फायर करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फिर वो स्कैटर होंगे, और स्कैटर होंगे तो हम देखेंगे कि 50 डिग्री पर हमें एक मैक्सिमा मिलेगी। मतलब एक मैक्सिमा तो चलो 0 डिग्री पर मिलती मिलती है, 50 डिग्री पर भी हमें एक मैक्सिमा मिलेगी। अचानक से हमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो पूरा एक्सपेरिमेंट रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इससे ये स्टेब्लिश हुआ कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी अपनी, ठीक है ना, जो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो आनी चाहिए अपनी 1.66 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट से जो स्टैब्लिश हुआ कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, मैक्सिमा बना रहा है। फिर उस मैक्सिमा के थ्रू हमने वेवलेंथ वगैरह निकाली, पूरी कैलकुलेशन वगैरह करी, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो हमें मिलती है लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों इक्वल हैं। एक्सपेरिमेंट इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स, एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया, कंफर्म्स डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था उसको एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई साहब ये जो है ये सत्य वचन कह रहे हैं। बिल्कुल बात इनकी सही है कि जो मैटर है वो भी आपकी शो कर सकते हैं वेव फिनोमिना, मैटर वेव्स एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो अब ये चैप्टर जो है दिस इज इट, एंड इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ एक आध चीजें आपको और पढ़ा दी जाती है, हालांकि वो केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो, बहुत ज्यादा यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंड वन ऑफ दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो आप केमिस्ट्री, इट इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। तो वो भी आप लोगों को एक बार ध्यान में रख लेना है कि जो मोमेंटम और पोजीशन का प्रोडक्ट है, दोनों में जो एरर आती है वो एक पर्टिकुलर नंबर से हमेशा ज्यादा होता है। तो वो मैं आपको फिर एटम वाले चैप्टर के अंदर करवाऊंगा, ठीक है ना, वो थोड़ा एटम से रिलेटेड फिनोमिना है, तो वो अपन वहां पर करेंगे। तो फिलहाल के लिए दिस चैप्टर इज ओवर, है ना।
आई होप एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक हथियार जो है वो इसका बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा एंड यू ऑल माइट बी एक्साइटेड कि यार चलो पहली बार ये चैप्टर दिमाग में घुसा है और इतने अच्छे फ्लो के अंदर घुसा है, मजा आएगा। आप सुभाष सर के साथ में इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तब, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूं तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बाकी तो खैर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन है ही, ठीक है ना। कि व्हेन अ प्रोटोन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन एल्फा पार्टिकल are accelerated through सेम पोटेंशियल, तीनों को आपने सेम पोटेंशियल से क्या किया है, एक्सेलरेट किया है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ थियर डी ब्रॉय वेवलेंस, बताओ उनकी डी ब्रॉय वेवलेंस का रेशियो क्या होगा। आपको कोई वैल्यूज वगैरह पता है, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह रटवाते देखे मैंने, कुछ भी याद नहीं रखना यार, है ना, ठीक है। जो चित्रा मैंने बताया बस स्ट्रिक्टली उतना ही ध्यान रखना, उसी की बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो तीन पार्टिकल है हमारे पास में, एक तरफ तो है प्रोटॉन, एक तरफ है ड्यूट्रॉन और एक तरफ है एल्फा पार्टिकल। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार काम आता है कि अगर प्रोटॉन के मास को m कंसीडर कर लिया जाए तो ड्यूट्रॉन का मास इसका जस्ट डबल होता है। ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है हाइड्रोजन का एक, ठीक है ना। ये बेसिकली हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, आइसोटोप आयन है, ठीक है ना। और एल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं तो इसका मास हो जाता है 4 टाइम्स m। तो एक तो मास का रिलेशन पता होना चाहिए। रही बात चार्ज की, तो सर इसके चार्ज को अगर E मान लिया जाए तो ड्यूट्रॉन का चार्ज भी E होता है क्योंकि ये तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, मतलब बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जिसको आपने निकाल लिया, ठीक है ना। एल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 आयन, तो इसका चार्ज हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ E। अब आप अगर रेशियो लिखना चाहोगे तो जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे H अपॉन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला। तो रूट के अंदर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मास विच इज m मल्टीप्लाइड बाय चार्ज E, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या लिख लिया यहां पर v, विच विल बी सेम फॉर ऑल 3 पार्टिकल्स। चलो दूसरे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, ड्यूट्रॉन। तो ऊपर तो H ही आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ट्वाइस मास हो जाएगा 2m, चार्ज हो जाएगा E, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्टिल V रहेगा, वो तो तीनों के लिए सेम है। और अगर एल्फा पार्टिकल की बात करें तो H डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आ जाएगा 2, मास हो जाएगा 4m, चार्ज हो जाएगा 2e और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्टिल होगा V। तो क्या क्या कट गया, तो देखो ऊपर तो तीनों में ही H है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और नीचे 2m E और V चारों चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो हर जगह मिलेगी। 2 यहां भी है, m यहां भी है, E यहां भी है और V यहां भी है। 2 यहां भी है, m यहां भी है, E यहां भी है और V यहां भी है। तो बचेगा क्या, तो सर इधर से तो सब कुछ ही कट गया, मतलब 1 बचा रेशियो। इधर कितना बचा, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2 बचा, और 4 इंटू 2 8 बचेगा, तो इधर की तरफ बचेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 4 का रूट तो बाहर आ जाएगा, नीचे फंसा रह जाएगा रूट। तो अगर आप 2√2 से पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 2√2। रेशियो यहां पर आ जाएगा 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, रेशियो 1। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आप।
सर आइंस्टीन की इक्वेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं उसका भी दे देता हूं, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि व्हेन फोटोन हैविंग wavelength lambda 1 is equals to lambda threshold divided by 2 and lambda 2 is equals to lambda threshold divided by 4 are incident on a metal surface. Find ratio of speeds of emitted electrons. बताओ जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी स्पीड्स का रेशियो क्या होगा। वो बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला तो एक ही है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हाफ इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय पहले केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है V1 उसका स्क्वायर। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो पहले केस में एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 की जगह अपन रख सकते हैं लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 2 माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है आपका Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन यही तो होता है ना, लैम्डा नॉट किसके इक्वल होता है Hc अपॉन 5, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा Hc अपॉन लैम्डा नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो आपका बना पहला केस। दूसरे केस में क्या हुआ कि सर आप सेम मेटल की बात कर रहे हो बट आपने वेवलेंथ चेंज कर दी, तो आपकी बार काइनेटिक एनर्जी जिससे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो भी चेंज हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो जाएगी फोटोन की एनर्जी दैट इज Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट अपॉन 4 माइनस, क्योंकि सेम मेटल की बात कर रहे हो तो वर्क फंक्शन तो अभी भी कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो सर ये हमें रेशियो की टर्म्स में निकालना है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो हाफ एम से हाफ एम चला गया, बचेगा क्या V1 डिवाइडेड बाय V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप नोटिस करो कि एक तरफ क्या बच रहा है, एक तरफ बच रहा है 2Hc अपॉन लैम्डा नॉट माइनस Hc अपॉन लैम्डा नॉट बच रहा है, और एक तरफ क्या बच रहा है 4Hc अपॉन लैम्डा नॉट माइनस Hc अपॉन लैम्डा नॉट बच रहा है। तो एक तरफ तो 2 में से 1 गया, तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ Hc अपॉन लैम्डा नॉट बचा, और 4 में से 1 गया तो 3Hc अपॉन लैम्डा नॉट बचा। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1/3। तो रूट लोगे तो V1 डिवाइडेड बाय V2 कितना आ जाएगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना होगा जो मैक्सिमम स्पीड्स होगी उनका रेशियो। टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब आपको मजा आ जाएगा जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन मेरे साथ में अटेंड करोगे। यू विल सी कि हाँ यार ये चैप्टर आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन चुका है इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। अगर आप यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हो तो डू कंसीडर लाइकिंग और शेयरिंग दिस सेशन विथ अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि यूट्यूब इज नॉट सपोर्टिंग अस। And if in case you are new to this channel, then please consider subscribing this channel and please press the bell icon ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। हालांकि YouTube बेल आइकन प्रेस करने पर भी अपडेट्स नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल एज अ टीचर एडवाइस सुनना चाहते हो तो भैया नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई डिमांड करता है ये एग्जाम। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है, www.physicsman.in, और इस पर जाकर कोर्स ज्वाइन कर लें, मोस्ट वांटेड सीरीज। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई जगत का कल्याण कर रहा हूं। आप लोग जब कोर्स खरीदोगे, कोर्स खरीद के पढ़ोगे, तो एक बहुत छोटा सा फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से मुझे मिलेगा, एंड मैं अपने इन ब्यूटीफुल कोर्सेज को बनाने की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा।
सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अपन अगले किसी चैप्टर की वन शॉट या फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।